चलो स्टार्ट करें। ऑलराइट, ध्यान से देखेंगे, ध्यान समझेंगे। ऑलराइट, आप लोग भी ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, जी हाँ, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। किसकी? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। बोलो वापस, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वापस, ठीक है। यहाँ बात हो रही है किस चीज की हो रही है कि सर यहाँ ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के लिए, जी हाँ, क्या क्या गाइडलाइंस डीपीई ने, जी हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, ऑफ कोर्स डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ने गाइडलाइन इशू की हुई है। ऑलराइट, आप लोग भी ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, ठीक है। सो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि सर ये क्या गाइडलाइंस इन्होंने यहाँ इशू की हुई है जो कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को फॉलो करनी पड़ेंगी। तो एक इंटरेस्टिंग पहले फैक्ट समझते हैं। आप लोग अच्छे से जानते होंगे ना, बिफोर इंडिपेंडेंस क्या इश्यूज थे कि कंट्री ना पूरा कंट्रोल किससे था? ब्रिटिश गवर्नमेंट से था, ठीक है। ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे, आप लोग जानते चले ना, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड उसके जाने के बाद, उनके जाने के बाद जैसे हमको इंडिपेंडेंस मिला, लेकिन इंडिया के सामने बहुत बड़ा चैलेंज आ गया, सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस। यहाँ सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस आ गए। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को अगर हम कंसीडर करें तो याद रखिएगा, इंडिया में ना इंडस्ट्रीज बेहद जबरदस्त तरीके से इंपैक्ट हो रही थी, क्योंकि कोई स्पेसिफिक ऐसे इंडस्ट्रियल लॉज हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। ऑलराइट, इंडस्ट्रियल लॉज ऐसे हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। अब ऐसे केस में याद रखिएगा, गवर्नमेंट ने अपना क्या किया, कंट्रोल करना स्टार्ट किया थी कि भैया ऐसे लॉज बनाए जाए ताकि इंडिया में ना इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को ज्यादा से ज्यादा अच्छा किया जा सके। जब भी हम बात करते हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की, जी हाँ, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की, तो हम वहां बात करने वाले हैं जहां पर सेंटर गवर्नमेंट का क्या कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लीटली, याद देखिए, कंप्लीटली क्या कर रही है, ओन कर रही है, वहां पर मैनेज कर रही है और कंट्रोल कर रही है उस ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे सर, जैसे हम लोग एग्जांपल्स में देखें, हमारे यहाँ पे एक अच्छी खासी लिस्ट मैंने यहाँ रेडी की और बहुत वेल नोन कंपनीज है ना, ये वेल नोन सारी कॉर्पोरेशंस हैं, ध्यान से देखें, देखिएगा। ये जैसे हम लोग कई सारी ऐसी कंपनीज हैं, आप कुछ तो वेल नोन ऐसी हैं जिनका नेम आप अच्छे से सुनते जानते होंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, भारत डायनामिक्स है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स है, भारत पेट्रोलियम है। ये वो उनका नाम बता रहा हूँ जो आप लोगों के नज़रों में, नामों, आपके बुद्धि में अच्छे से याद होंगे इनके नाम, ठीक है। कोल इंडिया, बहुत अभी बड़ा इशू भी रहा था कोल इंडिया का, ठीक है। सो ये ऐसी सेक्टर एंटरप्राइजेस है जिसका देखिएगा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इन आर इंडियन इकोनॉमी। और इन्हीं सेक्टर एंटरप्राइजेस को ना डिवाइड किया हुआ है 3 कैटेगरीज के अंदर, मतलब महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनी रत्न। जी हाँ, महारत्ना बेसिकली, अभी ये ठीक है, हमारे यहाँ का एकेडमिक पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए डाल रहा हूँ ना, आप लोग भी ध्यान सुनेगा, नॉलेज में बता रहा हूँ कि महारत्ना का मतलब यहाँ पे क्या है। महारत्ना का मतलब यहाँ पर ये है कि देखो, समझो, जिनका टर्नओवर, जिन एंटरप्राइजेस का टर्नओवर, एनुअल एवरेज टर्नओवर ड्यूरिंग 3 ईयर 20,000 करोड़ है, एंड जिनका एनुअल नेटवर्थ ड्यूरिंग 3 ईयर्स 10,000, नेटवर्क कितना, 10,000 करोड़ से। और भी कुछ एस्पेक्ट्स हैं, तो ऐसी एंटरप्राइजेस को हम क्या बोल रहे हैं, महारत्ना। अब ये सब सोचने वाला बात है, जो उसका टर्नओवर सोचने वाली बात है ना, टर्नओवर कितना होगा, 20,000 करोड़ ड्यूरिंग 3 इयर्स का एवरेज बोल रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, या नेटवर्थ 10,000 एवरेज, वही 3 इयर्स का गेन। सो ऐसे केसेस में यहाँ पर बोलता है जी बहुत ही सिंसियर एफर्ट्स होनी चाहिए, और सिंसियर का मतलब कि कॉर्पोरेट कंप्लायंस होनी चाहिए प्रॉपरली। और कॉर्पोरेट कंप्लायंस रिलेटेड किससे एस्पेक्ट्स होती हैं कि बोर्ड की कंपोजिशन कैसी होगी, ऑडिट कमेटी कैसे होगा, डिस्क्लोजर्स कैसे दिए जाएंगे। ऑलराइट, हम सबको ही समझेंगे हमारे आज के सिलेबस के पार्ट के अंदर जो हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पर वरी होने का कोई जरूरत नहीं है कि सर ये कैसे याद होगा, बहुत इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूँ, मार्च की अगर बात करा जाए, जी हाँ, मार्च 31 मार्च 2021 लगभग 365 के आसपास सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जी हाँ, जो कि कौन कैसी एंटरप्राइजेस होती हैं, ओन्स, इनको मैनेज भी और कंट्रोल्ड भी कौन करेगा, जी भाई, सेंट्रल, मतलब बाय द गवर्नमेंट। अगर यहाँ बोलूंगा, क्योंकि ये भी 2 लेवल पे होंगी बेटा, एक हो सकता है स्टेट लेवल पे हो, स्टेट लेवल पब्लिक एंटरप्राइजेस, स्टेट लेवल पे होगी तो स्टेट गवर्नमेंट का उसमें रोल है, मेजर रोल है, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे है तो सेंट्रल का है, या फिर सेंट्रल की कोई दूसरी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जिसने मेजॉरिटी ऑफ स्टेक होल्ड किया हुआ है किसके अंदर। बात पकड़ में आ रहा है, कोई डाउट्स के अंदर? और भी बातें हैं बहुत सारी, जब हम अभी पढ़ेंगे ना चैप्टर, तो इसके अंदर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। जी हाँ, चैप्टर 2 आपका चल रहा है, आप लोग जानते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं, ठीक है। हम फर्दर पार्ट कर रहे हैं, आइएगा ना।
कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या कहता है? इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी मैनेजमेंट, इट्स बोर्ड एंड शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स। अब अगर ध्यान से देखा जाए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अगर बात करता हूं तो बोलता है किस किस की बातें करेगा? कहता है ये रिलेशनशिप क्रिएट करता है बिटवीन शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और किसकी बात करेगा? मैनेजमेंट और स्टेक होल्डर्स। अब इनके साथ ही घिरा हुआ है, इन्हीं का ही। अगर मान लीजिए ये लोग ही नहीं होते सारे तो काहे की गवर्नेंस? आप समझ के देख रहे, किसी के बेनिफिट के लिए कोई काम ही नहीं हो रहा। मतलब ना तो कोई शेयर होल्डर इंपैक्ट होगा, ना गवर्नमेंट को इशू है इसमें, ना मैनेजमेंट को कोई दिक्कत आएगी, ना बोर्ड होने का। गवर्नेंस सही है क्यों? ताकि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी रहे। और वो कैसे आती है? डिस्क्लोजर थ्रू। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी जब भी आती है जब आपको सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। क्या? सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब सेट ऑफ प्रिंसिपल फॉलो करने के लिए भी तो कोई अथॉरिटी होगी ना जो बताएगी हमको भैया ये सेट ऑफ रूल्स है, प्रिंसिपल्स हैं, ये गवर्नेंस नॉर्म्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। वो बताने वाली अथॉरिटी कौन है? डीपीई, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। कौन कह रहे हैं? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। जी हाँ, इसी की मैं बात कर रहा हूं आपसे यहाँ पर, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। इसी के सारे डिटेल हम डिस्कस करेंगे गाइडलाइंस के बारे में, किस तरह से इंट्रोड्यूस की गई थी। याद रखिएगा कहीं कहीं इनवर्ट कई सारे फेजेस में लेकर आए थे। लिस्टेड अगर सीपीएसईज हैं तो उनके लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं? ऑफ कोर्स लिस्टेड हैं तो एलओडीआर तो फॉलो करना पड़ेगा, बट याद रखिएगा डीपी की गाइडलाइंस भी हैं, डीपीई की गाइडलाइंस है वो भी फॉलो करनी पड़ेंगी। ऑलराइट सर, सो लेट्स सी। रहने दो उसको, वहीं रहने दो। आओ देखो ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सेट ऑफ एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स बाय मैनेजमेंट ऑफ द इनअलाइनेबल लॉज इन अलाइनेबल और इनअलाइनेबल राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर का राइट्स है, आप लोग अब देखो यार मैं पढ़ा चुका हूं ना, क्या राइट्स होंगे उसके? right to receive notice, right to participate in the meeting, right to vote, right to receive dividend. ये rights सारे बातें, right to inspect the book of accounts, right to inspect what stores, returns, ये rights हैं। तो कहता है ये राइट्स कैसे हैं? इनएनेबल्स, जो कि हाँ किए गए हैं आज ट्रू ऑनर ऑफ द कॉर्पोरेशंस ऑफ देयर ओन रोल एज ए ट्रस्टी ऑफ द ऑन द बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स। अब अगर ध्यान से देखे जाए ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सेट ऑफ एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स बाय मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। सही देखो ऐसे, corporate governance set of accepted principles by management of the inalienable rights of the shareholders as a true owner of the corporations of their own role as a trustee on the behalf of the shareholders। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए। तो हम यहाँ बोल रहे हैं क्या कि मैनेजमेंट है ना ऐसे रोल अपना प्ले करने की बात कर रहा है। जी हाँ, जो शेयर होल्डर के राइट्स उनको दिए गए हैं एज पर द लॉज उन्हें दिए गए हैं, अकॉर्डिंग टू लॉज उन्हें दिए गए, उनके राइट्स रहेंगे। एंड साथ में याद रखिएगा मैनेजमेंट को भी हम बोला कि तुमको क्या है, तुम लोग ऐसे ट्रस्टी वर्क करोगे। ये जानते हो यार, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑल्सो ट्रीटेड एज ट्रस्टी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, इट इज अबाउट द कमिटमेंट टू वैल्यूज, एथिकल बिजनेस कंडक्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन द पर्सनल एंड कॉर्पोरेट फंड्स इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। अब ये तो बहुत बड़ा चक्कर है ना, समझो यार। इंटरेस्टिंग क्या है, कहता है आपका पर्पस क्या होना चाहिए? कमिटमेंट टुवर्ड्स व्हाट? टू क्रिएट द वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कंडक्ट व्हाट? एथिकल प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, एथिकल बिजनेस कंडक्ट, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना फंड तो यहाँ शेयर होल्डर लोग इन्वेस्ट कर रहा है, उसका मिसयूज हो रहा है, मिसप्लेस किया जा रहा है उसको। ऑलराइट, एंड मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द पर्सनल एंड कॉर्पोरेट फंड्स इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। Now, Department of Public Sector Enterprises is the nodal department for issuing corporate governance guidelines for public sector enterprises for both center and state level। अभी आपको बताया था दोनों लेवल पे होगा, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। Now, since government is a major shareholders in a public sector undertakings, याद रखना, since the government, of course, कौन करता है? जैसे भी मैंने फिर बोल दूं, बार-बार आपका बुद्धि में डाल दूं, अगर गवर्नमेंट कंपनी को अगर मैं से कंपेयर करूं कैसे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस देखोगे, the government companies only run by government, but यहां अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं वर्ड कॉर्पोरेशन, तो हमको याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 12 को याद करना पड़ता है। आपको याद होगा जिसमें स्टेट को डिफाइन किया गया है। स्टेट, उसकी डेफिनेशन आप जाके चेक करते हो तो आपको याद आएगा, देखो कि ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। तो ये क्या बन गई? गवर्नमेंट याद आ रहा है? इंस्ट्रूमेंटेलिटी, गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंटेलिटी याद नहीं आ रहा है यार, क्या बात कर रहे हो? गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंटेलिटी क्लियर, एकदम क्लियर, गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंटेलिटी। अच्छा एक बात समझना दोनों, देखो ध्यान सुनना,
दोनों ही केसेस में जब हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर भी गवर्नमेंट पैसा लगा रखा है, लेकिन वो कर रहा है रन बाय द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्या गवर्नमेंट अपने रूल्स बनाने बैठ जाएगी? नहीं जी, कंपनी सेक्टर तो फॉलो करना पड़ेगा ना पूरा पूरा। यहाँ पर भी कुछ रूल्स आ जाएंगे जहाँ पे कंपनी सेक्टर की बात हो रही होगी, बट डीपी की गाइडलाइंस को हम पहले कंसीडर करेंगे। गाइडलाइंस स्पेसिफिकली किसकी बात करेंगे? डीपी की। और भी कई सारी एस्पेक्ट्स हैं, बट यहाँ जब हम बोल रहे हैं आर्टिकल 12 ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया, वो डिफाइन कर रहा है तो कहता है स्टेट। और यहाँ जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो हम लोग कर रहे हैं ओन, कंट्रोल एंड मैनेज बाय द स्टेट, इट मीन्स दैट वो यहाँ पे गवर्नमेंट की बात कर रहा है, वेदर इट्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। डिपेंड करता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट्स और किस तरह से उसको मैनेज ओन और कंट्रोल किया जा रहा है। बात पकड़ में आया? अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट बात और समझेंगे यहाँ के अंदर। खैर रुको 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 रुको, ठीक है, अभी सारी बात एक साथ नहीं समझाऊंगा, पहले कुछ और चीजें पहले पढ़ा देते हैं, ठीक है? ऑलराइट सर। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस नाउ, अब क्या ना बोला सर, मेजर स्टेक किसका होता है? मेजर पैसा किसका लगा होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने। बोला इनका ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो बोला ये इज नेसेसरी ना कि यहाँ पर स्पेसिफिक गाइडलाइंस होनी चाहिए। इट इज रिस्पांसिबल टू सेट द हाई स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नेंस टू बी फॉलोड बाय दीस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एज गवर्नमेंट दिस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी गैदर मोमेंटम। अब जैसे अभी देखने को मिल रहा था कई सारे सेक्टर्स में देखने को मिल रहा था कि भाई धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो पब्लिक सेक्टर में आ रही थी, पब्लिक सेक्टर में, अब जैसे आप ध्यान से देखना, अब हम जैसे बात करते हैं एक और, अगर मैं बताऊं आपको, जो एक्टिविटीज अभी तक याद रखिएगा प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, वो आगे हो जाए तो कह नहीं सकते हैं। जैसे एक तो बिल्कुल नहीं हो सकती, जैसे एटॉमिक एनर्जी की हम बात करें, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी की बात करें, या हम बात करें इसके अलावा रेलवेज, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए तो मोनोपोली फंक्शन है गवर्नमेंट का, मोनोपोली फंक्शन है गवर्नमेंट का, ठीक है। क्या यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बनाती है? गवर्नमेंट बनाती है, बट याद रखिएगा पब्लिक इंटरेस्ट को कंसीडर करते हुए। ऐसा नहीं कर सकती कि रेलवे का टिकट अगर 500 रुपया है तो उसको ले चले यार, आजकल हम कर रहे थे 1500 सीधा सा। नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट को, प्रॉफिट भी बनता है लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में देखते हुए। ये बात क्लियर हो रहा है? अच्छा, एक है ना सवाल बीच में एक अच्छा भी था जी, वही बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान सुनिएगा। कहता है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इन लोगों में जो एम्प्लॉय काम करता है सर, एम्प्लॉय काम करता है सर, ये लोग भी गवर्नमेंट सर्वेंट होगा क्या? आंसर इज नो, दे आर नॉट ट्रीटेड एज गवर्नमेंट सर्वेंट, बस ऑफ कोर्स दे आर एलिजिबल फॉर पेंशन। जी हाँ, दे आर एलिजिबल फॉर पेंशन बट नॉट ट्रीटेड एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ये याद रखिएगा। वैसे ये सारी बातें बोली नहीं, फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मेनली क्या है ना, ध्यान समझना, जब हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि हाँ एम्प्लॉय हैं, ऑफकोर्स एम्प्लॉय ट्रीट होंगे, लेकिन दे आर नॉट ट्रीटेड एज गवर्नमेंट सर्वेंट। ऑफ कोर्स दे आर एलिजिबल फॉर पेंशन, पेंशन के लिए एलिजिबल है। सिलेक्शन जनरली आपने सुना होगा ना, गेट के थ्रू एग्जाम किया जाता है यार, गेट के थ्रू एग्जाम होता है इनके स्पेशलाइज, ऑफ कोर्स इनकी, क्योंकि यहाँ है ना, देखिए यहाँ पर डीपी ने, या देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ने, मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि ये भी कहा कि भाई तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के बोल रहे हैं, वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे केसेस में ना नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी। अब माइंड में आपके सामने आएगा सर ये नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट, अभी आपको सुनने भी आएगा बीच में आरबीआई की बोर्ड में हुए थे, आरबीआई की बोर्ड में नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट हुई थी, जिसके अंदर 4 ऐसे बंदे बैठाए थे, जिसमें से मैं आपको बताऊं ना 3 तो बिजनेसमैन थे, 3 एंटरप्रेन्योर्स थे। तीनों के नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं अभी, लेकिन हाँ एक का बता सकता हूं, आपने नाम सुना होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप। जी हाँ, महिंद्रा ग्रुप के जी जो एमडी हैं उन्हीं का यहाँ बात कर रहा हूँ, उनको एक और को बनाया था नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर। ये नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर होते कौन है? बेसिकली याद रखिएगा, याद करना, ये टाइम पास के लिए नहीं बता रहे हैं, ठीक है, ये इसी का पार्ट बता रहा हूँ, कहीं तुम ध्यान से सुनने, ध्यान सुनो। ये नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर जो है ना, ये मैंडेटरी कर दिया कि डीपी ने, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ने कहा जी यार क्या कह रहे हो, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हो तुम? बोले हाँ, तो आपको अपने याद देखिएगा नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे। ये होते कौन है सर? ये लोग होते हैं जो बेटा इस प्रोफेशनल्स होते हैं। अच्छा, ये प्रोफेशनल्स होते हैं, यूजुअली इनको ना 3 इयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है, 3 इयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है। ये सारी एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ लेके आ रहा हूँ वापस से, ये बीच में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना 22 चीजें ने नहीं बताया यहाँ पर, तो बताना तो पड़ेगा ना, ड्यूटी है। एनीवेज अब देखिएगा, द जेन्युइन नीड टू इंप्रूव द लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी विद पीएसयूज, तो उसके लिए हमने डीपी की बात करने वाले हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस हैज इशूड गाइडलाइंस ऑन कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हाईलाइट कर लीजिएगा इसको अच्छे से। इसके अलावा कहता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस 1992, सबसे पहले उन्होंने कहाँ इशू किया था 1992 के अंदर कि भैया इनको क्या करना पड़ेगा, बोर्ड की कंपोजिशन किस तरह की होगी, 1992 में बताया। फिर आगे एटलीस्ट 1/3 ऑफ द डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ सीपी शुड बी नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स, इसी की बात कर रहा था मैं आपसे, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स होंगे ये लोग।
द महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना। अब महारत्ना में मैंने आपको बताया था जिन एंटरप्राइजेस का ना 20,000 करोड़ का थ्री ड्यूरिंग द थ्री एवरेज निकालेंगे 3 years का टर्नओवर 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ या हम बोल रहे हैं कितना नेटवर्थ, या नहीं मतलब एंड ऑफ कोर्स एनुअल अगर हम देखे जाएगा एवरेज ऑफ 3 year नेटवर्थ 10,000 करोड़, तो उसको बोल रहे हैं महारत्ना। ऐसे ही कैटेगराइज बना हुआ है। तो बोला महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनी रत्ना स्कीम्स प्रोवाइड that exercise of the enhanced power delegated to CPCs is subject to the condition that their boards are professionalized by inducting adequate number of non-official directors। अब क्योंकि इतना बड़ा साइज है तो बोलता है कि कैसा होना चाहिए यहाँ पर, इनके साथ में इनके बोर्ड में लोग कौन होगा, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स with minimum of 4 in the case of महारत्ना and minimum case of 3 in मिनी रत्ना। नवरत्ना के केस में कितना बोल रहा है, याद रखिएगा 4 दोनों केस में बोला, महारत्ना एंड मिनी रत्ना कम से कम 4, और बाकी क्या कहते हैं 3 इन केस ऑफ मिनी रत्ना। तो मिनी रत्ना के केस में सिर्फ 3 है, बाकी दोनों केसेस में महारत्ना एंड नवरत्ना के केसेस में 4 नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स हैं। अभी बता रहा हूँ ना, आरबीआई ने लेटेस्ट किया था अपना बोर्ड के अंदर। एनीवेज, in November 2001, DP issued a further guidelines commission of board of directors of listed CPs and provides that number of independent directors should be at least 1/3 of the board. Its chairman is a non-executive director। और अगर डायरेक्टर कौन है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। मतलब सर अगर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है तो 1/3 होने का बोर्ड का कमीशन में कौन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये तो पहले ही पढ़ा यार तुमको, ठीक है। और अगर ध्यान से रखिएगा, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है जो रेगुलर है, इन दैट केस आपका आईडी कितना होना मांगता, बोला कि नॉट लेस देन 50%। क्लियर एकदम। सेम ऐसे 2008 एंड 9 के अंदर फिर रिवाइज किया गया। अब यार एक बात समझो ना, रिवाइज क्यों करते हैं। डू यू बिलीव दैट लॉ इज स्टैटिक? लॉ इज नेवर स्टैटिक, इट कैन नेवर बी स्टैटिक। लॉ स्टैटिक हो भी नहीं सकता। अकॉर्डिंग चेंज इन द सोसाइटी एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, ऑफ कोर्स लॉ विल आल्सो बी चेंज्ड। तो यहाँ पर जो गाइडलाइंस अगर आपको लग रहा है कि फिर चेंज हुई, ऑफ कोर्स वो चेंजेस के साथ अडॉप्ट की गई। अच्छा, मैंने पहले बताया ना आपको कि आप समझेगा, बिफोर इंडिपेंडेंस एंड जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस सबसे ज्यादा जो हिट हुई थी कंट्री, वो किस लिए थी, इकोनॉमिकली हिट हो रही थी। मैंने जैसे बताया कि स्पेसिफिकली इंडेक्स पॉलिसीज नहीं थी। अच्छा, उसके बाद में भी गवर्नमेंट को ना, जब गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन करना स्टार्ट किया, उससे पहले क्या हो रहा था, कौन सा अपना ध्यान से देखा होगा, पहले तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा था, बोला नहीं ये वाला सेक्टर भी नहीं हम बांटेंगे, लाओ प्राइवेट तुम कंट्रोल नहीं करो। जैसे बैंक्स में होता था, पहले बैंक्स कैसे कंट्रोल होते, प्राइवेटाइजली बैंक कंट्रोल हो रहे थे, ठीक है। फिर बैंक को उन्होंने अपना कंट्रोल में लेना स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने, पर गवर्नमेंट को लगा ना कि यार अपन से तो नहीं चलना है, ठीक है। अभी कर बाद में पोल खोलेंगे किसी और सेशन में, बस समझेगा। तो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी, हाँ, फिर देन प्राइवेटाइजेशन पे गया। फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट ने देखा कि नहीं यार, हमें कुछ सेक्टर्स कैसे हैं जो पब्लिक सेक्टर्स हैं, उन्हें प्राइवेटाइज करना होगा। क्या हो रहा है एकदम, तो वो नीड के अकॉर्डिंग हुआ, इसलिए उसके अकॉर्डिंगली गाइडलाइंस चेंज हुई है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको सिर्फ यहाँ कहूंगा कि हाँ ठीक है, इसको रीड करना है, बेसिकली यहाँ देखिए खास बात आएगा। मैंने 2 अलग अलग गाइडलाइंस दी हैं। कहता है अगर कोई लिस्टेड है, अब जो हम बात करते हैं, अभी हम बात करते हैं भेल है, गेल है, ये सारी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन से क्या है, लिस्टेड हैं, ठीक है। 2 कैटेगरीज हमने डिफाइन कर दी। तो कहता है कि कौन सी 2 कैटेगरी, लिस्टेड और नॉन लिस्टेड। लिस्टेड क्या कहता है, टू फॉलो सेबी एलोडिया रेगुलेशंस इन एडिशन टू फॉलो प्रोविजन ऑफ द गाइडलाइंस डू नॉट एग्जिस्ट इन द सेबी गाइडलाइंस, डू नॉट कॉन्ट्राडिक्ट एनी अदर प्रोविजन ऑफ द सेबी गाइडलाइंस। तो कह रहा है उसके अलावा भी आपको किसको, ऑफ कोर्स उसको मानना पड़ेगा। अरे यार ऐसे खंडो ना, सेबी का एलोडिया तो है ही, प्लस एडिशनल गाइडलाइंस कौन कौन सी होंगी, जो कि डीपीई ने बता रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस बता रहा है, और वो गाइडलाइंस जो कि प्रोवाइडेड नहीं है या कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है उसके बीच में, किसमें, एलओडीआर के अंदर। तो एलओडीआर बेसिकली किसकी बात करता है, डिस्क्लोजर देना, क्लियर। प्राइम फोकस इसका है लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, लिस्ट हो जाना है, प्लस असत में क्या कर रहा है, डिस्क्लोजर, आपको जो कंटेंट डिस्क्लोजर देने होते हैं। एंड नॉन लिस्टेड के लिए बोलता है, कह रहा है स्ट्राइव टू इंस्टीट्यूशनलाइज्ड गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस ब्रॉडली टू कंफर्मिटी विद द सेबी गाइडलाइंस। यहाँ पे बोला सेबी की गाइडलाइंस, मतलब बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के लिए सेबी गाइडलाइंस क्या इशू करता है ऐसे एंटरप्राइजेस के लिए। आप बोल रहे होंगे सर क्या ना कि नॉन लिस्टेड के लिए है ना, आई होप माइंड में आ रहा होगा, नॉन लिस्टेड पे सेबी कहाँ से आ गया। यहाँ पर बोल रहा है स्ट्राइव वर्ड यूज किया गया है, शुड स्ट्राइव टू, सिर्फ स्ट्राइव बात पकड़ में आ रहा है, तो कंफर्मिटी विद होनी चाहिए गाइडलाइंस। हाई कहता है लिस्टिंग ऑफ नॉन लिस्टेड सीपी ऑन स्टॉक एक्सचेंज में आल्सो बी कंसीडर्ड विद अ रीजनेबल टाइम फ्रेम टू बी सेट बाय एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री, जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री होगी, ठीक है। एंड कंसर्न द कंसिडरेशन विद द सीपीज कंसर्न, तो जो जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे हम
अब जैसे आप जानते हैं नितिन गडकरी जो है बेसिकली किसकी बात करते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट, है ना। तो जब हम कंट्री के इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि हाँ जी नितिन गडकरी जो कि मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेबी ना इनके साथ में इन दोनों का कंसल्ट करेगा, और जो इनसे बिलोंग करने वाली सेक्टर पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं और वो नॉन लिस्टेड हैं, अब उनके लिए अगर हम बात करेंगे उनकी लिस्टिंग के लिए ना फ्यूचर में, तो क्या क्या गाइडलाइंस उनके लिए प्रोवाइड होनी चाहिए, उनकी कंसर्न मिनिस्ट्री के साथ में डिस्कस करके किया जाएगा। क्लियर एकदम? ऑलराइट सर, ऑलराइट। कोई क्वेरी है? हाँ, वही बता रहे हैं ना, वही समझिएगा कि इनका क्वेश्चन क्या है कि सर जैसे कोल इंडिया है, अगर हम बोल रहे हैं कोल इंडिया है, अब तो कहिए तो हम बोला ऑफ कोर्स गाइडलाइंस फॉलो कर रही है, बट कंसर्न मिनिस्ट्री के साथ अगर कोई नॉन लिस्टेड कंसर्न मिनिस्ट्री के साथ में याद रखिएगा, वो जिस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है ना, उस मिनिस्ट्री को याद रखिएगा, वो मिनिस्ट्री डिस्कस करेगा किसके साथ में, सेबी के साथ में, जब भी उसकी लिस्टिंग की बात हो रही होगी, क्योंकि हो सकता है ना वो स्पेसिफिकली क्या गाइडेंस उसके लिए प्रोवाइड की जाए, ये कह रहे हैं, ठीक है। अब ये डीपी गाइडेंस किस किस पर है बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिट कमेटी, रिमेंशन कमेटी, सब्सिडी कंपनी, डिस्क्लोजर रिपोर्ट। सर ये सब पर है? बोले हाँ सब पर है। अब एग्जाम में सब तो इकट्ठा पूछेगा नहीं आप लोगों से, है ना, वो बोर्ड से हो सकता है, ऑडिट कमेटी से, रिमेंशन हो सकता है, तो हम लोग समझते हैं। आइएगा बोर्ड कंपोजिशन की बात करें, आप लोगों के लिए याद रखिएगा, एक फटाफट से एक नोट रेडी किया हुआ है, तो घबराने का कोई जरूरत नहीं है। सर घबराहट तो नहीं हो रहा है? हाँ चलिए समझते हैं यहाँ पे। देखिए ये बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं पढ़ने होंगे आपको, सिर्फ रीड कर रहे हैं, एक बार यहां से समझोगे फिर रीड कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए फटाफट आइएगा। अरे फोटो बाद में लेना यार, पहले यहां ध्यान दो। कहता है देखो, कहता है फंक्शनल डायरेक्टर, एफडी का मतलब यहाँ पे फंक्शनल लेना, फिक्स डिपॉजिट मत कर देना, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। फंक्शनल डायरेक्टर नॉट एक्सीड 50%। सिर्फ फंक्शनल डायरेक्टर किसका बात है? फंक्शनल डायरेक्टर इंक्लूड्स एमडी एंड इवन सर्टेन केसेस सीईओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, बेसिकली हम बात कर रहे थे जैसे जिनका नेचर कैसा होता है डायरेक्टर्स का, एग्जीक्यूटिव रेगुलरली काम करते हैं, सैलरी लेते हैं, उन लोगों के डायरेक्टर्स का हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो कहता है अगर हम बात करेंगे तो डीपी ने गाइडेंस दी बोर्ड कंपोजिशन के लिए, क्या गाइडेंस दिया कि फंक्शनल डायरेक्टर नॉट एक्सीड 50% ऑफ एक्चुअल स्ट्रेंथ, 50% नॉट एक्चुअल स्ट्रेंथ, याद रहेगा। तो एक्चुअल स्ट्रेंथ से 50% का ज्यादा नहीं होगा। कौन? फंक्शनल डायरेक्टर, पहला बुद्धि में रखिएगा। नॉमिनल डायरेक्टर मैक्सिमम 2। अब नॉमिनल डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा? या तो गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स पैसा लगा के बैठा हुआ है तो गवर्नमेंट करेगा, या कोई और इंस्टीट्यूशन। कोई इंस्टीट्यूशन कैसे हो सकता है? अभी हमने डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी भी तो इन्वेस्टमेंट्स करता है ना, तो उसी केस में वो भी अपना नॉमिनल डायरेक्टर अपॉइंट करता है बोर्ड में, ताकि ये देखने के लिए इन्वेस्टिंग कंपनी प्रॉपर्ली कंप्लायंस कर रही नहीं कर रही है। ऑलराइट, तो कह रहा मैक्सिमम 2 हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 2 हो सकता है, और उसको ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम लोग मानेंगे। क्या मानेंगे? दे विल ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बोलो याद हुआ। ऑलराइट, लिस्टेड सेंटर पब्लिक एंटरप्राइज लिस्टेड। हाँ ये सर क्या कहता है? इफ चेयरमैन इज एग्जीक्यूटिव देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्ट विद 50% ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। हो सकता है कि ये चेयरमैन एग्जीक्यूटिव ना हो, नॉन एग्जीक्यूटिव, तो घुमा दो, दोनों बातें आ रहा है। लिस्टेड है और चेयरमैन क्या? एग्जीक्यूटिव। द बोर्ड कितना होगा? 50% आईडी। कोई कहता है नॉन लिस्टेड सीपी या लिस्टेड है, दोनों बात हो सकता है। लिस्टेड अगर है और साथ के साथ में जो चेयरमैन है वो कौन है? एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, तो 50% आपका आईडी कौन होगा? बोर्ड का कंपोजिशन में होना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लिस्टेड है बट चेयरमैन जो है नॉन एग्जीक्यूटिव है, कैसा? नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, तो 1/3 जो कि नॉमिनल कैटेगरी बताई गई है। बात पकड़ में आ रहा है? लिस्टेड है एंड चेयरमैन भी कौन है? एग्जीक्यूटिव, तो 50%। लिस्टेड है बट चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है, क्लियर? तो यहाँ पे 1/3। ऐसा भी हो सकता है कि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ना हो और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हो, बट वो लिस्टेड नहीं हो, तो 50% वाला हम लगाएंगे। बात पकड़ में आ रहा है ना? क्लियर? चलिए फिर कहता है फीस ऑफ द पार्ट टाइम और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो फिक्स होगी बाय द बोर्ड एज पर द डीपी गाइडलाइंस। सबको मैं आगे बताऊंगा रिम्यूनरेशन कैसे फिक्स किया जाएगा, डीपी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही होगा। और इवन ये भी कहा जाता है कि आप कोई भी अदर एक्सपेंसेस नहीं करेंगे, मतलब
कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं किए जाएंगे वो फॉर दिस पर्पस, जो बताया गया उसी के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस उनको चार्ज किए जाएंगे, ठीक है। तो फीस कौन बता रहा है यहाँ पर, फीस किसका, पार्ट टाइम। पार्ट टाइम का मतलब कैसा डायरेक्टर लोग होगा जो बेसिकली कैसे होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का फीस होगा अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एंटरप्राइज, सच एंटरप्राइज। एंड इसको याद रखिएगा कौन क्या करेगा, डीपी गाइडेंस के अकॉर्डिंग होगी, याद रहेगा। अब कहता है इनका मीटिंग का प्रोसीजर क्या रहेगा, ध्यान सुनो। कहता बोर्ड मीटिंग वंस इन एवरी 3 मंथ्स, और 3 महीने में एक मीटिंग करना। 4 मीटिंग इन अ ईयर, 4 मीटिंग्स इन अ ईयर, गैप बिटवीन 2 मीटिंग्स नॉट मोर देन 3 मंथ्स। बात पकड़ में आ गया, क्या कह रहे हैं सर? सर वापस बताइएगा, सुनिए ध्यान से। कहता है आपको ना एक मीटिंग एवरी 3 मंथ्स, वंस इन एवरी 3 मंथ्स एक बोर्ड मीटिंग करना जरूरी है, वंस इन एवरी 3 मंथ्स एक बोर्ड मीटिंग करना जरूरी है, क्लियर एकदम। दूसरा बोल रहा है क्या, 4 meetings in a year, 4 meetings in a year, and third कहता है gap between 2 board meetings should not exceed 3 months, clear sir। और देखो फिर कहता है डायरेक्टर नॉट अ मेंबर इन मोर देन 10 कमिटीज। अब आपको ये बात तो पता होगा कि डायरेक्टर अलग अलग कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है, और उन कंपनीज में कमिटीज भी होंगी। उस कमेटी के अंदर एक डायरेक्टर मेंबर भी होगा, कमेटी का मेंबर, ऑडिट कमेटी, एनआरसी, ठीक है, सीआरसी कमिटीज के अंदर, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में, कमेटी में वो मेंबर भी हो सकता है। तो बोला वो मैक्सिमम ना 10 कमिटीज से ज्यादा नहीं होगा। जिन कंपनीज में भी वो है डायरेक्टर, उन कंपनीज में अगर वो एज ए कमेटी का मेंबर बनने जा रहा है तो 10 कमिटीज से ज्यादा, याद रखिएगा कितना कह रहे हैं 10, ठीक है, 10 कमिटी से ज्यादा में नहीं होगा। दूसरा कहता है चेयरमैन नॉट मोर देन 5 कमिटीज, ये कमिटी से चेयरमैन की बात करें तो नॉट मोर देन 5 कमिटीज। कहता है अक्रॉस ऑल द कंपनीज इन विच ही और शी इज डायरेक्टर, अक्रॉस ऑल कंपनी इन विच ही इज डायरेक्टर। अगर हम टोटल कहीं भी किसी भी कंपनी से हम टोटल बात करें जहां वो डायरेक्टर, उसमें अगर कमिटी में एज हम याद रखिए ज्वाइन किया हुआ तो वो किससे ज्यादा नहीं होगा, डायरेक्टर का केस में देखेंगे तो डायरेक्टर अगर कमिटी मेंबर बने, कमिटी का मेंबर बना है तो नॉट मोर देन 10, और अगर वो किसी कमिटी का चेयरमैन है तो नॉट मोर देन 5 कमिटीज में चेयरमैन हो सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिव्यू पीरियोडिकल बेसिस पे क्या करना पड़ेगा, कंप्लायंस रिपोर्ट ऑफ ऑल एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस एंड डीपी गाइडलाइंस एज वेल एज जीपी गाइडलाइंस। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेज डाउन द कोड ऑफ कंडक्ट of the board members and senior management and circulated and posted on the company's website। जी हाँ, बोर्ड ऑफ कंडक्ट का मतलब कहता है ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शंस, कौन किसका क्या काम होगा, कैसे रिपोर्टिंग किया जाएगा, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, मीटिंग कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, डिसीजन कैसे लिया जाएगा, किसने लेवल तक इन्वेस्टमेंट्स को कौन अथॉरिटी अप्रूव करेगी, बियॉन्ड इन्वेस्टमेंट एक लेवल से किया जा रहा है तो उसके से कौन अप्रूव करेगा। तो कोड ऑफ कंडक्ट जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स के बारे में भी होंगे, याद रखिएगा, एंड सीनियर मैनेजमेंट के बारे में होंगे, प्लस उसको सर्कुलेट किया जाएगा और कंपनी की वेबसाइट पे पोस्ट भी किया जाएगा। अब देखो ये जो हम इतनी सारी बातें थी ना, जो यहाँ से यहाँ तक हम लोग पढ़ने थे, हमने यहाँ आपके लिए एकदम शॉर्ट कर दिया, पॉइंट टू पॉइंट हो गया और एक एक पॉइंट को यहाँ कवर किया मैंने। अब मैं यहाँ पर आपके साथ में वो झूठा कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ बेटा, है ना, समझ रहे हैं आप, जो किया जाता है कि नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ मॉड्यूल में ही लिख के दिखाया है, मॉड्यूल में ही प्रिपेयर किया है। तो मैं भी मैं चाह रहा हूँ कि मॉड्यूल में आप पहले इसको फटाफट से आप लोग बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड, है ना। अब देखो तुम लोग है ना, बाद में आप लोग भी अब इसी को ना तुम रीड करने से साथ में आपको सारा स्पेक्ट मिल जाएगा जी हाँ डिस्कस किया हमने। बनाने हैं नोट्स, बनाओ, साथ में बनाओ। ये क्या तुम पूरा पहले ही नोट्स के ऊपर जाके बैठ जाते हो? एक फैकल्टी जो भी एक्सपर्ट है, मान लीजिएगा जो आपको पढ़ा रहे होंगे, मान लीजिएगा ऑनलाइन जो भी पढ़ा रहे होंगे, जिससे भी आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है, अगर वो नोट्स बना के लेके आ रहे हैं तो वो उसके लिए इशू नहीं है, क्योंकि वो तो एक्सपर्ट पहले ही बन चुके हैं, उनको तो बताना ईजिली है उनके लिए। पर आप लोग नए नए सीख रहे होते हैं ना, इसलिए मैं कहता हूँ आप नोट्स के चक्कर में पहले मत पढ़ो, पहले आप थोड़ा समझो कॉन्सेप्ट को, फिर अपने नोट्स बना लो और मॉड्यूल में बनाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखो, अभी हमने डिस्कस किया था कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, ठीक है। फंक्शनल रोल चाहिए, आइए हाँ वो बता दूंगा अभी, है ना। आइए, फंक्शन रोल क्लैरिटी बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड मैनेजमेंट, बोला ये बात भी क्लियर कीजिएगा। अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन रोल of the roles and the revision of the responsibility in the board and management is necessary to enable the board to effectively perform its role. The board should have formal statement of board charter समझते हैं ना, कि उनका ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें लिखा जाता है, बोर्ड क्या ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑब्लिगेशन फुलफिल करेगा, which clearly defines the role and responsibility of the board
एंड इंडिविजुअल डायरेक्टर, दोनों के लिए, बोर्ड के लिए भी बोर्ड चार्टर में और किसके लिए, इंडिविजुअल डायरेक्टर्स के लिए होगा। द बोर्ड ऑफ ईच CPSEs may be encouraged to articulate its corporate governance objectives and approach। अब देखिए ये होने चाहिए, देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही अगर प्रॉपरली अपने बोर्ड चार्टर के अकॉर्डिंग अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करेगा तो एक बहुत सिंपल सा बात है ना, एक इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड कि वही चीज आर्टिकुलेट होगी सब में। बात पकड़ में आ रहा है, उसी को सब लोग ध्यान समझेंगे और उसी के अकॉर्डिंग उनका ड्यूटी परफॉर्म करना है। तो आर्टिकुलेट मतलब समझते हैं ना, क्रिस्टल क्लियरली मेंशन होना चाहिए। इट्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑब्जेक्टिव्स एंड अप्रोचेस, ऑलराइट, within the board parameters of these guidelines and the general perception of business risk to satisfy the exceptions to its majority shareholders and other stakeholders। चलिए रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं। एंटरप्राइजेस रिस्क मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग CP's परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट्स। अब जैसे एक बात समझना, अभी कहीं बीच में सुनने को भी आया था, जैसे कोल जो सेक्टर था, इंडिया कोल सेक्टर जो था, उसमें आपको बताऊं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये क्या आपको याद होगा, ये एडवाइस फंक्शन भी परफॉर्म करता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडियन बैंक्स को, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इंडियन बैंक्स को ये आगाह किया था एडवांस में, ऑफ कोर्स वार्न किया था कि जो आप बहुत ज्यादा फंडिंग्स कर रहे हैं ना कोल इंडस्ट्रीज की तरफ, आप उसे ना करें, क्योंकि कोल इंडस्ट्रीज का बिजनेस इकोनॉमिकली याद रखिएगा इंपैक्ट होने वाला है, इन्फ्लेशन की वजह से बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा। लेकिन हमारे बैंक से बोला चलो भागो यहाँ से, है ना, विदेशियों, तुम्हारा क्या कहना, बोले ठीक है भाई मत मानो। और लेटर ऑन हुआ भी यही, न्यूज़ भी थी, मैं तुम्हें अपने कॉर्पोरेट अपडेट्स में बताता रहता हूँ, आप लोग शायद देखते होंगे। वो इम्पैक्ट आया बहुत जबरदस्त कोल इंडस्ट्रीज के ऊपर, और वो बैंक्स का जो पैसा इन्वेस्ट लैंडिंग्स की हुई थी बैंक्स ने, वो सबके सबके स्टक हो गई बाद में जाके, सबसे ज्यादा चैलेंज ये आए। अब ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसको क्या सपने आते थे लेटे लेटे कि अचानक से अरे कोल इंडिया में कुछ होने वाला है, नहीं सॉरी कोल इंडिया कह रहा हूँ, कोल इंडस्ट्रीज में कुछ होने वाला है, ऐसा हो सपने आते थे? ऑफ कोर्स नॉट। ये क्या करते हैं, रिस्क को एनालिसिस करते हैं। सेम यहाँ पर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की जब हम बात कर रहे हैं, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर चलिए, जैसे हम भेल की बात करते हैं, ठीक है, या और भी सारी इंडस्ट्रीज हैं, इन सबकी जब बातें करते हैं तो हमें एक बात समझनी होगी क्या, कि भाई रिस्क तो इनमें भी इन्वॉल्व है। तो रिस्क मैनेजमेंट का भी यहाँ पर रोल क्या होगा उसको समझते हैं अच्छे से। Achieving CP's performance and profitability targets help to effective reporting and compliance with the laws and regulations and helps to avoid damage to entity reputations and associated consequences। अब देखो ऐसा भी है, जब भी क्या होता है ना, जब ये डिस्क्लोज होता है लेटर ऑन कि नॉन कंप्लायंस की वजह से फ्रॉड पकड़ में आया, करप्शन पकड़ में आया, अल्टीमेटली लोगों का भरोसा उठता है किससे, यार पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है ना, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है ना, ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है ना, ये कैसी हैं, ये फ्रॉड करती हैं, करप्ट हैं यार, इन पे कैसे भरोसा किया जाए। क्यों? क्योंकि इससे रेपुटेशन हार्म हो जाती है। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? 2G स्पेक्ट्रम का मैटर सुना था ना आप लोगों को, अच्छे से याद होगी कहानी है सारी। तो इसमें क्या होता है, इम्पैक्ट जाता है। या अभी आपको पता लगता है ना कोल इंडिया के घपले के बारे में पता लगता है तो भी इश्यूज हैं, बात पकड़ में आ रहा है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, अगर ऐसे केसेस में अगर नॉन कंप्लायंसेस हैं और नॉन कंप्लायंस विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉज, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? रेपुटेशन इंपैक्ट नहीं होगा क्या, जब सामने निकल के आएगा। ऑलराइट, अब सोचने वाला बात है, गवर्नमेंट अगर खुद गड़बड़ करेगा तो फिर जो बाकी लोग हैं वो क्या करने वाला है। Considering the significance of risk management in the scheme of corporate governance strategies, its oversight should be done one of the main responsibilities of board and management. The board should ensure the integration and alignment of the risk management system with the corporate and operational objectives. Also, that risk management is undertaken as a part of the normal business practice and not as a separate task at the सेम टाइम। तो ये क्या देखिएगा, रिस्क मैनेजमेंट का काम जो रहेगा वो सेपरेटली हैंडल किया जाएगा। ट्रेनिंग, अब जो भी डायरेक्टर्स यहाँ पे नया डायरेक्टर है या एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स है, उनको टाइम अपडेट रहना जरूरी है। तो उसके लिए क्या चाहिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होना चाहिए। कहता है शेल अंडरटेक ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर इट्स न्यू एंड मेंबर फंक्शनल गवर्नमेंट एंड नॉमिनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन द बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल का मतलब जिस तरीके का बिजनेस है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एयर इंडिया अथॉरिटी की बात करेंगे, ठीक है, फोर्ट इंडिया कॉर्पोरेशन का बात करेंगे, या हम बात करेंगे है ना भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का बात करेंगे, तीनों का आप देख रहे हैं ना बिजनेस मॉडल डिफरेंट है। एयर इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन, भारत इलेक्ट्रिकल, तीनों का मॉडल अलग है। तो उसी के अकॉर्डिंग, अब जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक है तो इसके बात करेंगे, मतलब उसी के अकॉर्डिंग तो होगा ना, जिस तरह की इंडस्ट्री है उसी के अकॉर्डिंग उनका ट्रेनिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग
of the company, including risk profile of the business of the company, responsibility of the respective directors, and the manner in which the responsibility to be discharged. They should also be imparted training on the corporate governance model, code of conduct, ethics, ethical practice याद रखिएगा, and conduct applicable for the respective director. So board as a whole भी सोचना है, board as a whole भी सोचना है, याद रखिएगा, and individual याद रखिएगा, डायरेक्टर के पर्सपेक्टिव से भी हमको ट्रेन होना जरूरी है। अब देखो यहां तक का हम लोगों ने जो देखा ना, यहां तक हमने इसमें पूरा जो कंप्लीट किया है वो यहां हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाला पार्ट को कंप्लीट किया है, ठीक है। नेक्स्ट वाले में हम लोग जाएंगे जिसमें ऑडिट के अंदर, तो उसमें हम लोग और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। इसको यहाँ छोटा सा लेकर आ रहा हूं ताकि आप लोगों का टेस्ट भी प्रॉपर होता रहे, याद रखिएगा आप लोगों का टेस्ट भी प्रॉपर होता रहे, ठीक है। एंड आज तक आप और भी सब्जेक्ट्स कंटिन्यू करते रहे। गुड बाय, ठीक है। आप लोगों के लिए, आप लोग बैठो यार, अंदर हो।